हाँ जो डिस्कस की थी हमने इस क्लास में कैश फ्लो में क्लास में न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तीन एक्टिविटी सीखी थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। और डेफिनेशन का सेकंड पार्ट क्या था कि जो इन्वेस्टिंग ना हो, फाइनेंसिंग ना हो, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग डेफिनेशन क्या थी कि जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, और फाइनेंसिंग में शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी की सिर्फ पहली सबहेडिंग शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2015 का डेटा अवेलेबल, 2014 का डेटा अवेलेबल है। पहली आइटम दे रखी है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, गुड। 4 आइटम दे रखी है, कमेंट देखिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सर अकाउंट्स में कोई भी फॉर्मेट, कोई भी अकाउंट, कोई भी स्टेटमेंट बिना हेडिंग के नहीं बनती। पर्टिकुलर अमाउंट, तीनों एक्टिविटी सेम फॉर्मेट, ऊपर हेडिंग के टाइम का नाम लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं, और फिर टोटल दो कॉलम पर्टिकुलर्स पर बनाना है फॉर्मेट साथ साथ। पहले इंडिविजुअल एक्टिविटीज करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, ऑपरेटिंग करेंगे। उसकी प्रैक्टिस के बाद फिर कंबाइंड वाले क्वेश्चंस करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में सारे एक्टिविटी करेंगे। चलिए अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपने नोट नहीं करना, ठीक? जब बोलो तो नोट करना, आपको उससे समझना, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऊपर की जो 4 आइटम है असम्पशन बेस्ड कराऊंगा। क्या मतलब वो, जैसे पहले आइटम देखिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। देखो शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिखा हुआ है, पहले तो ये डिसाइड करो कि ये एनसी इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, हमने शेयर खरीदे किसी और कंपनी के, तो ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं है। शेयर होल्डर फंड में खुद के शेयर था। अच्छा, लास्ट ईयर कितने थे इन्वेस्टमेंट इन शेयर? 8 लाख। और इस साल कितने हो गए? 8 लाख। क्या लगता है क्या हुआ? परचेज करा है, सेल करा है, क्या हुआ? परचेज करा। सब बढ़ेगा, परचेज तो बढ़ेगा, बढ़ा है नहीं? सब सिंपल सी बात, बढ़ने का एक वजह होती है परचेज, ठीक है? इसका मतलब आपने इस साल इन्वेस्टमेंट करी है। नोट नहीं करना आपको, है ना? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एडिबिलिटी। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 10। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो आउटफ्लो। पैसे पे ध्यान देना है। इनफ्लो आउटफ्लो बोलते हुए अगर मैं किसी के शेयर्स खरीदूंगा, मेरे पास से पैसा जाए, है ना? कैश फ्लो पढ़ रहे हैं तो कैश को माइंड में रखते हुए आपको इनफ्लो आउटफ्लो होगा। किसी कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे तो मेरे पास से पैसे का आउटफ्लो होगा, समझ आ रही है बात? तो नोट करने के लिए मना कर रहा हूँ, उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हो इस साल कितने की खरीदी, कितने की बेची, ऐसा कुछ तो आंसर बदल जाएगा, ठीक? अगले पॉइंट देखिए, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एनसी का पार्ट है कि नहीं है? एनसी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट है, नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट ईयर कितनी थी इन्वेस्टमेंट? 5 लाख। और इस साल कितनी? क्या करा, परचेज करेंगे, सेल करेंगे? सेल करेंगे। कोई मेरी इन्वेस्टमेंट अगर घट रही तो बेची होगी ना मैंने, ठीक है? मैं सोच रहा कि मार्केट वैल्यू से बड़ी वैल्यू घट गई हो तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होता, कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता, ठीक है? सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
3,50,000। इनफ्लो या आउटफ्लो? Inflow. इनफ्लो। पैसा बेचिंग में तो पैसा आया, इनफ्लो है पॉजिटिव है तो बिना ब्रैकेट के सही। अच्छा बगल में ग्रेड भी दिया हुआ, ग्रेड का मतलब क्या होगा, कितना इंटरेस्ट मिलता है हमको इसका, है ना। अच्छा ध्यान से देखिए, ये साल की शुरुआत है 1 अप्रैल 14 को और साल का एंड है 31 मार्च 15। साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की थी और साल के एंड तक वो इन्वेस्टमेंट इतनी रहेगी। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट है 12% का, वो 5 लाख में मिलेगा कि 1.5 लाख में मिलेगा? सोचिए, तुरंत आंसर ना दें, थोड़ा एनालाइज करें क्या होना चाहिए लॉजिकली, फिर चर्चा करेंगे। एक आंसर 5 लगाया है और ट्राई करें। 5 लाख। 5 लाख 2 आंसर हो गए और ट्राई करें। तो बता देना सही कौन सा गलत कौन सा, ट्राई करें। आपको जो सही समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्ट दे देते, किस पर इंटरेस्ट देते, 5 लाख के 1.5 लाख का। 5 लाख आंसर भी करेक्ट है, 1.5 लाख आंसर भी करेक्ट है। सो दोनों से अलग अमाउंट निकलेगा, दोनों से अलग अमाउंट निकलेगा, दोनों से अलग आंसर आएगा और दोनों आंसर सही। लॉजिक समझते हैं क्या? एग्जाम्पल को सोचो एफडी से। सर एफडी मैंने जनवरी में कराई 1 साल के दिसंबर, ठीक, और मैं जनवरी में एफडी कराई, दिसंबर में तोड़ूंगा मतलब मैच्योर हो जाएगी तो इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीने का, है ना। अगर मैं नवंबर में बैंक वालों को कहूँ मुझे पैसे चाहिए अभी अभी तोड़ दो एफडी, तो इंटरेस्ट मिलेगा 11 महीने का, इन्वेस्ट बनाऊंगा, सही बात है। अगर मैं एफडी तोड़ दूँ फरवरी में तो इंटरेस्ट 1 महीने का मिलेगा, समझ आ रही बात, लॉजिक क्लियर हो पा रहा है। तो 5 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने 3.5 लाख की बेच दी, 1.5 लाख की बच गई। अब इंटरेस्ट 5 पे दे कि 1.5 पे दे, ये आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए सर, पहले बताओ बेच कब है। सपोज मैंने पूरे साल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट रखी, 30 मार्च को बेची 8.5 लाख, तो पूरे साल को 5 लाख की इन्वेस्टमेंट रहेगी ना, तो 5 लाख का मिलेगा, ठीक है। सपोज मैंने 2 अप्रैल को ही बेच दी 3.5 लाख की, 2 अप्रैल को अगले दिन, तो पूरे साल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? 1.5 लाख, तो इंटरेस्ट किसमें मिलेगा? 1.5 लाख, ठीक। अब क्वेश्चन में पता नहीं रखा कि बेची कब, डेट नहीं बता रखी, तो सब कुछ हमारे ऊपर है, बिगिनिंग मानो या एंड मानो, दोनों आंसर करेक्ट, ठीक है। टीएस के बाद में भी दोनों आंसर दे रखे हैं, एक में ओपनिंग असम्पशन लेकर, एक में क्लोजिंग असम्पशन लेकर। अच्छा बच्चे का आंसर अलग अलग ना आए इसलिए मैंने अपनी बुक में ये असम्पशन ली हुई कि सबका एंड में होगा, एंड में बेचिए, ये एज्यूम करते हुए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके प्रोजेक्ट कर दिया अपनी बुक के अंदर। लेकिन ये क्लियर करता हूँ कि ओपनिंग मांग कोई अलग आंसर आएगा और वो भी सही होगा, मतलब सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जाम चेक कर रहा होगा एग्जामिनर, उसके हाथ में 2 आंसर होंगे अलग अलग नोट के हिसाब से। किसी बच्चे ने नोट दे रखा है कि ओपनिंग साल के बिगिनिंग में बेच दी ऐसा माना है, उसका आंसर अलग होगा, उसको भी पूरे मार्क्स देने, इसलिए नोट लिखा मैंने एंड में माना है, एंड में बेचिए, उसका अलग आंसर आएगा, उसको पूरे मार्क्स देने, समझ आ गई बात, ठीक। तो फिलहाल हम ये मानते हैं कि साल के एंड में बेचा, तो पूरे साल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट रही तो 5 लाख इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, $5 लाख का 12%। इनफ्लो का आउटफ्लो? इन्वेस्टमेंट में पैसा आएगा ना, इनफ्लो ही होगा, हम बोल देंगे इन्वेस्ट क्यों करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा आएगा ना, इनफ्लो। समझ आई थी बात, जिसने एंड माना होता है वो 1.5 लाख का 12% करता, अलग
assume that 12% long term investment were sold at the end of the, इसका डेढ़ लाख से आंसर करने का मन हो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट जरूर देते हैं। अच्छा इसी में देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है 0, सपोज स्टार्टिंग में 5 लाख और एंड में 0, तो हमारे आंसर में कहाँ चेंज आता सोचिए, देखो यहाँ 5 लाख आया था, फिर 5 लाख के बीच इंटरेस्ट में क्या चेंज आता, 5 लाख पे रहता सिमिलर था इंटरेस्ट। लेकिन ऐसे केस में पता क्या करता हूँ बच्चों को, मैं तरह बिगिनिंग मान लो इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जैसे कर लो कि स्टार्टिंग में बेच दी इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट निकालने पड़ेगा। ऐसे केस में हमेशा ऐसा होना, इसमें इन्वेस्टमेंट एट द एंड 0 हो गया, इसमें नोट लिख कर आप बिगिनिंग में बेच दीजिए, इसे इंटरेस्ट निकालने पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि मानते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 3 पर आ गए, प्लांट वैल्यूएशन लास्ट ईयर कितनी थी 4 लाख, अब कितनी हो गई, क्या लगता है क्या हुआ होगा, खरीदी हुई, परचेज करी हुई ना, हाँ तो वो तो बाद में बात है, आपको पहले हमें लिखनी है ट्रांजैक्शन क्या होगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद चर्चा करनी है अमाउंट कितना अमाउंट, उसके अब तक करनी है आपको, अगर उनको बताओ कितने आउटगो इनक्लूड, आपने परचेज करी है तो 10,000 घट रही होगी, तो घट रही होगी तो देखिए नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसमें क्या होता है, अगर बढ़ रही है पक्की बात है परचेज ही होगी, अगर घट रही है तो पक्की बात है सेल ही होगी। फिक्स्ड एसेट्स अगर बढ़ रही है तो पक्की बात है परचेज ही होगी, लेकिन घट रही है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, सेल या डेप्रिसिएशन, है ना। फिक्स्ड एसेट बढ़ने का तो सिर्फ एक ही वजह है परचेज, लेकिन घटने की 2 वजह हैं, डेप्रिसिएशन और सेल। व्हाट विल यू प्रिज्यूम, बताइए सर, दीजिए क्या एज्यूम करना चाहिए आपके हिसाब से, सेल या डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन का आंसर आया है, आगे बढ़ेगा। सेल का आंसर आया है, और रहेगा 2 आंसर सही के हो गई, आदित्य रहेगा दोनों ने वैसे अकाउंट बनाकर सेल ये कोई एक ही चीज मतलब ओपन इन्फॉर्मेशन नहीं और एक ही चीज मांग सकते हैं उस सिचुएशन में। दक्षिण करेक्ट आंसर है जी। देखो आपको किस बेस का आंसर देना चाहिए, जैसे अजम्पशन, समझो इस चीज को, अजम्पशन क्या चीज है सर, जो नॉर्मली होता ही है, समझो इस चीज को, भाई जैसे परसों क्लास है तो मैं आपको बताना है परसों क्लास है, आप ऐसे करोगे से क्लास है नहीं होगी तो मैं ऐसे करूँगा, समझ आ रही है बात। तो जो होता ही है नॉर्मली, अब बताओ टैक्सेशन नॉर्मली हर साल होता ही है या सेल नॉर्मली हर साल होती है, इस बेस पे आपको आंसर देना, आपको आंसर इस बेस पे देना। तो मैं मेरा काम नहीं कि आपको डायरेक्ट दे दिया बेटा यही मान के चलना, उसको सॉल्व हो जाएगा, मेरे को आप चाहोगे आपके मन से आंसर निकले, अगर गलत हो तो फिर बताऊंगा आपको थिंकिंग प्रोसेस क्या करना है, क्योंकि सक्सेस जब भी मिलेगी, जैसे प्रमोशन मिलना है, जॉब मिलनी है, वो अपने थिंकिंग प्रोसेस पे मिलेगी, जो हमारी टीम को काम मिलेगा, हम कैसे उस पर एनालाइज कर रहे हैं, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन होना। तो ये हमें अपना प्रोडक्शन मानेंगे, क्लियर हो गई बात। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे डक्शन होता है, ये घटे तो फिर फिर जैसे एक चीज और है लैंड, दिस इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, इसमें भी अगर बढ़े तो परचेज, घटे तो सेल।
समझ आ गई बात? जिस प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर ये घट रहा होता तो क्या करते बताइए आंसर में? कुछ भी नहीं करते, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। ऐसे लिख लो, ठीक है? बढ़े आगे। चैप्टर 8 नंबर का सर बड़ा लाइट है ना, इसको 8 नंबर कम नहीं है। 80 में से 8 मतलब 10% बना देगा हमारे एक दो चैप्टर। 80 में से 8 मार्क्स 10% होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट आइटम गुडविल। लास्ट ईयर कितनी थी? 40,000। इस साल कितनी है? क्या लगता है क्या हुआ होगा? परचेज करा। एसेट बढ़ने की वजह से एक ऐसा परचेज, कोई दूसरी वजह हुई नहीं। इनफ्लो क्या हो, घट रही होती तो घट सकती है, हर एक एसेट घट सकती है। लैंड के अलावा कोई आइटम ऐसी नहीं जो घट सकती है। अगर घट रही होती तो अमोर्टाइजेशन मानते हैं। जैसे मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है, ऐसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट में अमोर्टाइजेशन लगता है। डेप्रिसिएशन ही बस नाम अमोर्टाइजेशन रखा हुआ है। डिडक्शन की हिंदी होती है घिस गया, तो गुडविल घिस गई, पेटेंट घिस गया, ये सूट नहीं करता होगा बस, इसलिए नाम अलग से रखा हुआ है इसका मीनिंग सी में। तो गुडविल भी अगर घट रही है, लैंड के अलावा, इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई भी एसेट, हर एक डेप्रिसिएबल एसेट है, हर एक आइटम, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, हर एक आइटम डेप्रिसिएबल है। कोई भी घटे डेप्रिसिएबल है। समझ आ गई बात? ध्यान रहेगा। तो सपोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है, जो माइनस वाले हों वो अलग जोड़ो, जो प्लस वाले हों वो अलग जोड़ो। फाइनल आंसर नेगेटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिखना। समझ आ गई बात? अब पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है पहला पॉइंट में? 9% डिविडेंड मिला है एडिवेट्स। तो सबसे ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट थी हमारी 8 लाख रुपए शुरू में, 18 लाख रुपए बताइए। 8 लाख रुपए शुरू में, 18 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने शेयर्स में, और हमें कंपनी ने डिक्लेयर करा है कि 9% का डिविडेंड मिला। अब फिर कंफ्यूजन, 9% इस पे निकालूं कि इस पे निकालूं? करेक्ट सर, जब मैंने परचेस करी है तब, जैसे 8 लाख की पहले से थी, उसका मतलब मैं 10 लाख की खरीदी है ना इस साल, तब तो टिकट बनी। तो इस 8 पे देखा जाए लॉजिकली पक्का मिलना है, इस 10 पे मिलना है कि नहीं देखा जाए डाउट है। तो साल की शुरुआत में ही खरीद ली, तो पूरे साल मैंने अपना पैसा इन्वेस्टेड रखा, तो मुझे डिविडेंड 8 और 10 18 में मिलेगा। तो मैंने किसी कंपनी शेयर्स खरीद रखे हैं साल की शुरुआत में 8 लाख रुपए, इस साल 10 लाख के और खरीदे, टोटल 18 लाख के हो गए। अब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कि 9% का डिविडेंड मिल रहा है, देता हूं, तो मैं 8 लाख का 9% लूं या 18 लाख का 9% लूं? यहां कंफ्यूजन है। तो उसका आंसर ये है कि अगर मैंने साल की शुरुआत में 10 लाख के शेयर खरीद लिए थे, तो पूरे साल में 18 लाख रुपए कंपनी ने ब्लॉक रखे, मुझे 18 लाख का डिविडेंड मिलेगा। अगर मैंने ये 10 लाख के शेयर पूरे साल के एंड में खरीदे, वो कंपनी डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड, तो मैंने पूरे साल में 8 लाख के लगा रखे, तो 10 डिविडेंड सिर्फ 8 लाख का मिलेगा। दो अलग अलग आंसर है। क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन नहीं, कब खरीदा कब बेचा, आपके हाथ में जो मर्जी मान लो, कोई नहीं मानोगे एंड मान, ठीक है? तो फिलहाल हम एंड मान रहे हैं कि साल के एंड में खरीदे हैं अपने शेयर्स, तो पूरे साल तो सिर्फ 8 लाख के शेयर्स है, ठीक है? तो सिर्फ 8 लाख का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड रिसीव 8 लाख का 9%। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? बस अगेन दूसरा नोट हो गया। इट इज assumed that shares in aggregate were purchased at the end of the year, ठीक है? बढ़े आगे। सेकंड पॉइंट, एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 50,000,
जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है अब तक 15,000, वो हमने बेच दी 40,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करा है इस साल पूरे साल 55,000। चलिए, पूरी इंफॉर्मेशन से आपको कैसे कहाँ दिख रहा है, कैश कहाँ दिख रहा है पूरे प्लान के अंदर? सोल्ड फॉर 40,000। 40,000 रुपीज मुझे कैश दिख रहा है कि मशीन बेची, पैसा आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी, इनको क्या रखूंगा? मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश पे ध्यान दो, मशीन पे नहीं। ठीक, अब देखो ये नोट लिखा हुआ है इस साल बेची, प्रोडक्शन भी लगा है, इससे मुझे पता लगा जो हमने ऊपर अजम्पशन लगाई है ना, गलत अजम्पशन लगाई। ऊपर हमने क्या देखा मशीन का, ध्यान से देखो कि पहले 4 की थी, 6 की हो गई, 2 बढ़ गई, 75 हो गई, है ना। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता लगा इस साल प्रोडक्शन भी लगा है, इस साल तो सेल भी हुई है, तो वो 2 लाख की 25 गलत है इसका। तो एक्चुअल देखो 50 तो पक्का हुई है क्योंकि बढ़ रही है ना। तो एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए बनेगा वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट बना रहा हूँ ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनेगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, तो बिल्कुल माइंड में फिट कर देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट से पहले चर्चा करते हैं 11th क्लास में इंडक्शन चैप्टर कराने वाले हैं। मशीनरी अकाउंट के अंदर आने वाली चीजें बताइए जो आपको याद आ रही, कोई भी एक घंटे बताते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन किस साइड आता है? डेप्रिसिएशन आप सब लेवल पास है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आता है। ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? डेबिट साइड। बीडी है तो सीडी है। परचेस करिए मशीन को किस साइड आता है? डेबिट टू बैंक ब्रैकेट में परचेस, बेचिए तो किस साइड आता है? क्रेडिट 5 बैंक ब्रैकेट में से, लॉस हो तो किस साइड आता है? देखो ना, लॉस के देखो जब एंट्री करते हैं लॉस डेबिट होता है, तो लॉस टू मशीन एंट्री है ना, यहाँ तो बाय लॉस ही आएगा, बाय लॉस सही। प्रॉफिट होता है टू गेन ऑन सेल। टोटल 7 आइटम लिखी है जी मैंने, इन 7 में से जो क्वेश्चन में दे रखी होती है वो सब लिख ले लो, और कोई ना कोई एक चीज बची हुई बैलेंस भी करा लेंगे। भाई ये तो देख सकते हो आएंगे नहीं, इनमें से कोई एक आइटम आएंगे, तो 6 आइटम आनी टोटल 6 आइटम आनी है, 5 दे रखी होगी, एक आप निकल जाएगा आंसर। समझ आ रही है बात? वैसे कि क्वेश्चन में हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि खरीद कितना ही पता लग जाए, है ना। हमें हेल्प के लिए बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस साल की शुरुआत में बैलेंस शीट कितने की थी? 4 लाख। 4 लाख। क्लोजिंग में सीडी 6 लाख। कैप्शन इस साल पूरे साल कैप्शन कितना लगा? 55,000। 5 बैंक से 40,000। मुझे बताओ मशीन बेचने प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट दिखा रहा है, ध्यान से देखिए। तो 10 लाख रुपए की मैंने कार खरीदी 2012 में, और 2023 में मैंने इसको 9 लाख में बेची, 10 साल यूज करा और 9 लाख में बेची। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ। लॉस अगर बोल रहा हूँ मैं तो गलत, देखो लॉस कैसे निकलेगा? 10 - 9 तो 1 लाख का लॉस है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 10 साल पहले की वैल्यू और ये आज की वैल्यू कंपेरेबल नहीं। इस 10 लाख को मैं डेप्रिसिएशन घटा कर आज की वैल्यू पर लेकर गया, आज की वैल्यू पर ले आया। सपोज 3 लाख रुपए आज की वैल्यू आ गई इसकी, तो 3 की चीज 9 में बेची, 6 लाख का। तो इसलिए हमें 50 को 40 से कंपेयर नहीं करना। 50 तो बहुत साल पुरानी वैल्यू, उस प्रोडक्शन वैल्यू लेकर आज की वैल्यू उसमें बची 35। 35 कैसे बोला मैंने? डेप्रिसिएशन घटा कर 50 की कॉस्ट 15 का डेप्ट, तो वैल्यू बची 35। 35 की चीज मैंने 40 में बेची, 5 लाख का। ठीक है जी, लॉस आएगा ही नहीं।
95,000 टोटल आगे क्रेडिट साइड का तो ये आगे 2,90,000 बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिखिए बैलेंसिंग फिगर 20 लाख है। तो इसका मतलब जो मैंने लिखा था परचेज ऑफ मशीन 2 लाख इसको दोनों का बनाना था। अब आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या थी, ध्यान से देखिए कि सर जो इन्वेस्टमेंट के 12% का इंटरेस्ट है उसके लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ। ये मैं घर से आपको ये जाना सर कि अगर क्वेश्चन में रेट दे रखा है तो इंटरेस्ट भी पक्का निकाल देंगे बिना कहे। assumption जो मैंने लिखी है यहाँ पर वो मैंने क्वेश्चन के एंड में लिखी हुई है। इट इज एज्यूम्ड दैट शेयर परचेज करें एट द एंड, इन्वेस्टमेंट बेची है एट द एंड। एग्जाम में निकल गई assumption, ये हमारे हाथ में अज्यूम करना है सोल्ड का बिगिनिंग एंड। क्वेश्चन का पार्ट नहीं आंसर का पार्ट है, तो मैंने assumption लिखी हुई है ये आंसर का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब नोट कर सकते हैं जी आप। फिर जाकर के ऐसे वाले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले दिए हैं वो सॉल्व करके देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस की एक्सरसाइज के। सिर्फ इन्वेस्टिंग करना, अभी फाइनेंसिंग नहीं बताया, ऑपरेटिंग नहीं बताया।